साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी के इस वीडियो में। साथियों, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बिना स्किप किए बड़े ही ध्यान से देखिएगा। मैं 100% दावे के साथ कहना चाहूँगा कि इतना फुल कॉन्सेप्ट के साथ कंटेंट किसी बुक या अन्य किसी वीडियो में आपको नहीं मिलने वाला। निश्चित रूप से आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कराया जाएगा, क्योंकि इस टॉपिक से हमेशा 2 से 3 नंबर का प्रश्न बनते देखा है। आप हाल ही का हुआ प्रश्न पेपर उठा के देख लीजिएगा, सीटेट या सीजीटेट का, आपको 2 से 3 प्रश्न इस टॉपिक से निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नए पैटर्न के साथ बहुत ही शानदार तरीके से देखेंगे, बहुत ही सारगर्भित और बहुत ही शानदार कंटेंट के साथ यह वीडियो शुरुआत करते हैं। वंशानुक्रम एवं वातावरण, जिसे हम नेचर वर्सेज नर्चर भी कहते हैं, प्रकृति एवं पोषण। चलिए स्टार्ट करते हैं। वंशानुक्रम सबसे पहले हम देखेंगे। वंशानुक्रम पूरी अर्थ एवं प्रक्रिया समझेंगे। आइए सबसे पहले हम वंशानुक्रम के उपनाम जान लेते हैं। वंशानुक्रम को आनुवांशिकता भी कहते हैं, हेरिडिटी तो इसका इंग्लिश नेम है। जैविक कारक बायोलॉजिकल फैक्टर इसी को कहते हैं, प्रकृति या नेचर इसी को कहते हैं, जन्मजात कारक और जो है बीज कारक भी कहते हैं। बीज कारक क्यों कहते हैं, आगे बीज कोष का नियम भी है, इसके कारण बीज कारक भी कहते हैं। आनुवांशिक कारक भी कहते हैं, जेनेटिक फैक्टर्स, और मूल प्रवृत्तियां। इन 7 नामों से जाना जाता है। इसे भी याद रखिएगा, क्योंकि वंशानुक्रम की जगह में इन शब्दों से भी जो है पूछा जाता है प्रश्न। चलिए आगे बढ़ते हैं, वंशानुक्रम को समझते हैं। तो वंशानुक्रम क्या है? हेरिडिटी। जैविक कारक, वंशानुक्रम या जैविक कारक वे प्राकृतिक कारक है जो बच्चे को उसके माता पिता से जन्म के समय ही प्राप्त होते हैं और उसके शारीरिक, मानसिक और व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करते हैं। याद रखिएगा, वंशानुक्रम या हेरिडिटी क्या होता है? जो है माता पिता से जीन के माध्यम से, याद रखिएगा, जो माता पिता से अर्जित गुण होता है, जिसे हम माता पिता से प्राप्त करते हैं, उसे हम वंशानुक्रम या हेरिडिटी कहते हैं। सरल शब्दों में कहें तो जो गुण हमें माता पिता से मिलते हैं उन्हें वंशानुक्रम कहते हैं। ये सामान्य अर्थ हुआ। आइए वंशानुक्रम से प्रभावित होने वाले कारक समझते हैं, गुण समझते हैं। तो वंशानुक्रम से क्या क्या प्रभावित होने वाले गुण हैं? तो रंग, त्वचा, आँख, बाल। जैसे कि कहा जाता है कि जो त्वचा है, रंग होता है, रंग रूप है, वो अपने माता के जैसे दिख रहा है कि पिता के जैसे, ऐसा बोला जाता है। आँख जो होते हैं उसके पिता के जैसे हैं, माता के जैसे, तो ये बाल जो होते हैं। और कद काठी, जैसे कि कभी कभी ये ज़्यादातर देखने को मिलता है कि लंबे माता पिता के जो पुत्र पुत्रियाँ होती हैं वो लंबी लंबी होती हैं, और बौने के या कम हाइट के होते हैं उनके कम हाइट के बच्चे देखने को मिलता है। तो ये भी कद काठी भी माता पिता से प्राप्त होने वाले गुण हैं वंशानुक्रम के। बुद्धि का स्तर भी, जैसे माता पिता जो है, माता पिता का बुद्धि लब्धि अच्छा होता है, आईक्यू लेवल अच्छा होता है, तो बच्चों का भी, तो ये भी बुद्धि का स्तर भी जो देखा जाए तो वंशानुक्रम से प्रभावित होने वाले गुण है, अर्थात जो है माता पिता से आने वाले गुण हैं। शारीरिक बनावट, शारीरिक बनावट निश्चित रूप से देखने को मिलता है। कुछ रोगों की प्रवृत्ति, जिसे हम इस वीडियो में देखेंगे कि कौन कौन सा जो है आनुवांशिक रोग है उसे भी जानेंगे। तो कुछ रोगों की प्रवृत्ति जो होती है वो वंशानुक्रम से प्राप्त होते हैं। स्वभाव के कुछ आधारभूत जो गुण है वो भी देखा जाए तो वंशानुक्रम या माता पिता से प्राप्त होते हैं। जैसे कि गुस्सैल प्रवृत्ति वाले बच्चे हैं तो उनके ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि उनके माता पिता भी गुस्सैल प्रवृत्ति के हैं या दयालु प्रवृत्ति के हैं या कुछ भी, तो ये भी जो है देखा जाए तो वंशानुक्रम से प्राप्त होने वाले गुण में आ जाएगा। वही आगे देखेंगे वंशानुक्रम की प्रक्रिया। तो वंशानुक्रम की प्रक्रिया जो है, मानव शरीर कोषों का योग होता है। याद रखिएगा, मानव शरीर क्या होता है? कोषों का योग होता है। कोष क्या है? तो शरीर का आरंभ एक कोष से होता है, जिसे संयुक्त कोष जाइगोट कहते हैं। संयुक्त कोष क्या होता है? तो 2 उत्पादों कोषों जम सेल का योग होता है। पितृकोष, जिसे स्पर्म कहते हैं, और इसे इस डायग्राम से जो है दिखाया जाता है, जो स्पर्म होते हैं। और वही मातृकोष को क्या कहते हैं? ओवम, इंग्लिश में ओवम कहते हैं, याद रखिएगा। तो इसे भी, और दोनों कोष, दोनों के जो है मिलने की प्रक्रिया से जो है संयुक्त कोष का निर्माण होता है, जाइगोट का, और इसी से मानव शरीर का जो है उत्पत्ति होता है। तो और इसमें जो होता है 23 गुणसूत्र होते हैं। मानव शरीर 23 गुणसूत्र, अर्थात देखा जाए तो माता से भी 23 गुणसूत्र और पिता से भी 23 गुणसूत्र, अर्थात 46 गुणसूत्र से, इसे 23 जोड़े गुणसूत्र से निर्माण हुआ शरीर कहते हैं। मानव शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 46 गुणसूत्र या 23 जोड़ी, जो कि 23 माता पिता से प्राप्त होते हैं।
तो संयुक्त कोष में देखा जाए तो 46 गुणसूत्र या 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र में 40 से 100 तक पित्रैक होते हैं, जीन्स होते हैं। पित्रैक क्या होता है? तो वंशानुक्रम निर्धारक होते हैं। यही जो पित्रैक होते हैं, जीन्स होते हैं, जो वंशानुक्रम अर्थात माता पिता की जो गुण को बच्चों में ले जाने का काम करते हैं। तो कौन ले जाने का काम करता है? जीन्स, पित्रैक जिसे कहते हैं हिंदी में, याद रखिएगा। आइए आगे देखें तो इसे इस तरीके से भी समझते हैं कि जो संयुक्त कोष का निर्माण कैसे होता है। तो पुरुष महिला, पुरुष से जो है क्या होता है? शुक्राणु, और स्त्री से अंडाणु, दोनों का मिलन से क्या होता है? संयुक्त कोष जाइगोट का निर्माण होता है। और इसी से क्या होता है? फिर भ्रूण बनता है, बच्चे का विकास प्रारंभ होता है। संयुक्त कोष जाइगोट, गुणसूत्र, क्रोमोसोम और जीन, इसे बहुत ही शानदार तरीके से समझते हैं। तो सबसे पहले संयुक्त कोष जाइगोट को देखते हैं। तो जब नर युग्मक शुक्राणु जिसे स्पर्म कहते हैं और मादा युग्मक अंडाणु जिसे ओवम कहते हैं, जो आपस में मिलते हैं, तो जब पहली कोशिका का निर्माण होती है उसे क्या कहते हैं पूछा जाएगा? तो जाइगोट कहते हैं। याद रखिएगा, स्पर्म और जो ओवम होता है उसके मिलन से जो पहला कोशिका का निर्माण होता है वह संयुक्त कोष या जाइगोट कहलाता है। यह नए जीव का विकास का पहला चरण होता है। इसमें माता और पिता दोनों के गुणसूत्र होते हैं। मनुष्य के जाइगोट में जो है देखा जाए तो 46 गुणसूत्र होते हैं, 23 माता के 23 पिता के, अर्थात 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। इस प्रकार इसे डायग्राम के माध्यम से समझिए। तो ये जो है अंडाणु है, ओवम है, जिसमें जो है शुक्राणु आकर मिल रहे हैं और फिर फर्टिलाइज्ड हो रहे हैं, जिसे निषेचन की प्रक्रिया कहते हैं। और निषेचन के बाद जो है जाइगोट का निर्माण होता है। यदि एक लाइन में इसे समझें तो निषेचन के बाद बनने वाली पहली कोशिका को जाइगोट कहते हैं, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं गुणसूत्र, क्रोमोसोम्स। गुणसूत्र कोशिका के नाभिक न्यूक्लियाई में पाया जाता है। याद रखिएगा, नाभिक में पाया जाता है। गुणसूत्र जो है ये धागे जैसी संरचनाएं होती है। ये देख सकते हैं, इस प्रकार आपको देखने को मिलता है यहाँ चित्र को माध्यम से। और ये माता पिता से मिलने वाले गुणों को वहन करते हैं। मनुष्य में देखा जाए तो कुल 46 गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़े होते हैं। 23वां जोड़ा लिंग निर्धारण करता है, जो कि देखा जाए तो यदि माता से X और पिता से X प्राप्त होता है 23वां जोड़ा तो लड़की, और वही माता से X और पिता से Y तो यह लड़का। और मुख्य रूप से देखा जाए तो लिंग निर्धारण का मुख्य वजह माता या पिता है, तो पिता, इसका उत्तर पिता होगा, क्योंकि पिता में जो होता है Y गुणसूत्र भी पाया जाता है और माता में सिर्फ XX। तो इसे और अच्छे से हम आगे डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। गुणसूत्र वंशानुगत गुणों के वाहक होते हैं। वही तीसरा देखिए, जीन क्या होता है? तो जीन गुणसूत्र का एक भाग होता है। जीन किससे बना होता है? तो DNA से बना होता है। DNA का पूरा नाम क्या है पूछा जाता है? तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है। याद रखिएगा, DNA एक जैविक अणु है जो आनुवांशिक सूचना को संग्रहित करता है। जीन वंशानुक्रम की मूल इकाई है। याद रखिएगा, पूछा जाता है वंशानुक्रम की मूल इकाई क्या है? तो जीन है, पित्रैक है। जीन वंश परंपरा के मुख्य वाहक होते हैं। जो वंशानुगत गुण है उसे ले जाने वाला कौन है? तो जीन है, इसलिए इसे मुख्य वाहक कहा गया है। एक लाइन में इसे समझें तो डीएनए क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल जो होता है वो आनुवांशिक सूचना वहन करने वाला जैविक अणु है। याद रखिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट देखेंगे मानव शरीर एवं लिंग निर्माण में वंशानुक्रम की भूमिका। तो इसमें देखा जाए तो मानव शरीर का आरंभ एक कोष से होता है जिसे संयुक्त कोष कहते हैं, और माता और पिता मातृकोष, पितृकोष, और इसमें देखा जाए तो 23 गुणसूत्र, इसे हम ऊपर और समझे हैं, लेकिन इसमें और कुछ ऐड करके यहाँ देखेंगे। तो जो संयुक्त कोष का निर्माण होता है 46 गुणसूत्र से, इसमें देखा जाए तो काय गुणसूत्र ऑटोसोम्स जो होते हैं वो 22 जोड़े होते हैं, जिसमें जो है देखा जाए तो सेम गुणसूत्र होते हैं। और इसमें जो 23वां एक जोड़ा जो होता है लिंग गुणसूत्र जिसे कहते हैं, 22 जोड़े होते हैं वो तो सेम होते हैं। इसमें सिर्फ शरीर का निर्माण होता है। याद रखिएगा, जो 22 गुणसूत्र होते हैं इसे ऑटोसोम्स कहते हैं और इससे सिर्फ शरीर का निर्माण होता है। लेकिन जो 23वां जोड़ा है वो लिंग निर्धारण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसलिए
एक जोड़ा 2 गुणसूत्र जो लिंग का निर्धारण करते हैं। याद रखिएगा, प्रत्येक गुणसूत्र में 40 से 100 तक पित्रैक होते हैं। पित्रैक को वंशानुक्रम निर्धारक भी कहते हैं। आइए इस डायग्राम के माध्यम से मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को समझते हैं। हम सभी जानते हैं, अभी हम ऊपर देखे भी हैं कि माता में जो XX गुणसूत्र पाया जाता है और पिता में XY गुणसूत्र पाया जाता है, उसके माध्यम से जो लिंग निर्धारण होता है लड़का या लड़की का, तो उसकी प्रक्रिया को देखते हैं। तो सबसे पहले इस डायग्राम को बहुत ही ध्यान से समझिएगा कि जो माता का X और X गुणसूत्र होते हैं वो X और Y पिता के जो गुणसूत्र होते हैं उसका किस प्रकार जो कॉम्बिनेशन होता है तो पुत्री या पुत्र का लिंग निर्धारण होता है। तो यहाँ यदि माता का X गुणसूत्र और पिता का भी X गुणसूत्र का मिलन हुआ तो वहाँ जो है XX गुणसूत्र 23वां जोड़ा जो है XX हुआ, तो वहाँ पुत्री का लिंग निर्धारण होता है। वही देखा जाए तो माता का X और पिता का Y, इन दोनों का जो है मिलता है तो ये हो जाता है XY, और जिसके कारण जो है पुत्र का लिंग निर्धारण होता है। वही देखा जाए तो माता का X और पिता का भी X, दोनों का XX हो गया तो भी यहाँ पर क्या हो जाता है, पुत्री का लिंग निर्धारण हो जाता है। और वही जो चौथी प्रक्रिया देखें तो माता का X और पिता का Y, तो भी यहाँ पर जो है देखा जाए तो पुत्र का लिंग निर्धारण हो जाता है। तो ये 4 प्रक्रिया से जो है लिंग निर्धारण की प्रक्रिया होती है। याद रखिएगा, XX, XY और XX फिर XY। तो जहाँ XX जो है लड़की अर्थात पुत्री का लिंग निर्धारण करता है और XY पुत्र का, जो कि ये 4 प्रक्रिया में एक बार लड़की एक बार लड़का फिर एक बार लड़की फिर एक बार लड़का, इस प्रकार ये जो है कॉम्बिनेशन से लिंग निर्धारण होता है। तो संयुक्त कोष जो होते हैं वो 46 गुणसूत्र या 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। लिंग निर्धारण का जो है श्रेय पिता के गुणसूत्र के द्वारा होता है। याद रखिएगा, लिंग निर्धारण का जो है किसके द्वारा होता है, माता या पिता, तो पिता के द्वारा, क्योंकि पिता के गुणसूत्र में ही XY पाया जाता है, माता के में तो XX होता है। तो देखा जाए तो जब लिंग निर्धारण लड़का होना है या लड़की तो वो पिता के गुणसूत्र पर निर्भर करता है। आइए अब हम देखेंगे वंशानुक्रम पर मनोवैज्ञानिकों का दृष्टिकोण। तो सबसे पहला दृष्टिकोण देखते हैं जेम्स ट्रेवर का। परिभाषाएं पूछा जाता है इसलिए याद रखिएगा, माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण होना वंशानुक्रम है। ये जेम्स ट्रेवर जी का कथन है। याद रखिएगा, जेम्स ट्रेवर जी का कथन जो है, माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण होना ही वंशानुक्रम है। वही H.A. पीटरसन के द्वारा व्यक्ति को अपने माता पिता से पूर्वजों की जो विशेषताएं प्राप्त होती हैं उसे वंशानुक्रम कहते हैं। ये H.A. पीटरसन के कथन हैं। वही रूथ बेनेडिक्ट के द्वारा वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है। और वही वुडवर्थ जी का देखा जाए तो वंशानुक्रम में वे सभी बातें सम्मिलित हैं जो जीवन का आरंभ करते समय, जन्म के समय नहीं वरन गर्भाधान के समय, जन्म से लगभग 9 माह पूर्व व्यक्ति में उपस्थित थी। ये पूछा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोला गया है, वंशानुक्रम में वे सभी बातें सम्मिलित हैं जो जीवन का आरंभ करते समय, जन्म के समय नहीं वरन गर्भाधान अर्थात जो प्रेगनेंसी स्टार्ट होता है गर्भाधान के समय, जन्म से लगभग 9 माह पूर्व व्यक्ति में उपस्थित थी। अर्थात गर्भाधान के समय ही जो है वंशानुक्रम की सभी बातें सम्मिलित हो जाती है, ऐसा वुडवर्थ जी का कहना है। वही वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। ये पूर्ण योग वाला जब आएगा तो B.N. झा जी का डालिएगा। ये 2 परिभाषा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक वुडवर्थ जी का और B.N. झा का। चलें, और तीसरा जो है देखा जाए परिभाषा में ये जेम्स ट्रेवर का, ये तीनों को अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे वंशानुक्रम के संबंधी नियम, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी भी CG टेट में इस नियम से संबंधित प्रश्न पूछा है कि कौन कौन से इनमें से वंशानुक्रम का नियम है। तो 3 ऑप्शन में दिया था वंशानुक्रम के नियम और एक ऑप्शन कोई दूसरा नियम दिया था जिसे आपको चुनना था। तो पहला है समानता का नियम, दूसरा है विभिन्नता का नियम, तीसरा है प्रयागमन का नियम या इसे प्रत्यागमन भी कहते हैं, और चौथा है चर्यान्नत गुणों का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, मातृ एवं पितृपक्षों का नियम, संयोग का नियम, बीजकोष का नियम, मेंडल का नियम, गाल्टन का जीव सांख्यिकी नियम। आइए ये सभी जो है नियम, इससे क्वेश्चन जो है बनते देखा है हमेशा, तो इसे समझते हैं।
सबसे पहले देखते हैं समानता का नियम। तो समानता का नियम क्या कहता है? परिभाषा है, संतान में अपने माता पिता के समान गुण पाए जाते हैं। मुख्य बिंदु है, संतान अपने माता पिता की जैविक प्रतिकृति होती है, जाति विशेष की समानता बनी रहती है, वंशानुक्रम स्थिरता प्रदान करता है। और एक चीज़ याद रखिएगा, वंशानुक्रम स्थिरता प्रदान करता है, स्थायित्व देता है, जबकि वातावरण जो है वो गतिशीलता प्रदान करता है। दोनों में से पूछा जाता है। वंशानुक्रम क्या होते हैं? स्थिर होते हैं, याद रखिएगा। और जो वातावरण है वो गतिशील प्रदान करते हैं। आगे और समझेंगे। नेक्स्ट है, उदाहरण समझते हैं। भारतीय माता पिता की संतान भारतीय ही होगी, उसमें भारतीयता का गुण देखने को मिलेगा, रंग रूप सभी रूप से वो भारतीय ही दिखाई देगा। माता पिता का रक्त समूह, बच्चे में समानता हो सकती है, याद रखिएगा। और परिवार में संगीत प्रतिभा पीढ़ियों तक मिलना, जैसे कि यदि संगीत प्रेमी है कोई माता या पिता, तो उनके बच्चों में भी संगीत, आप देखे होंगे इंडस्ट्रीज में ज़्यादातर जो है संगीत प्रेमी से जुड़े हुए या जो भी मतलब पेशा से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, उनके ज़्यादातर उनके पुत्र पुत्रियों में भी वही गुण देखने को मिलता है या वही जो है पेशा को अपनाते हैं। परीक्षा तथ्य में यही है कि यह नियम बताता है कि वंशानुक्रम स्थायित्व है। तो जो समान गुण प्राप्त होते हैं, ऐसा आएगा तो वो समानता का नियम होगा। वही देखा जाए तो सेकंड, विभिन्नता का नियम। इसमें जो है माता पिता के गुण से भी समान नहीं होना भिन्नता कहलाएगा। हर संतान अपने माता पिता से पूर्णतः समान नहीं होती, उसमें कुछ भिन्नता होती हैं। जैसे मुख्य बिंदु की बात करें तो कोई दो व्यक्ति बिल्कुल समान नहीं होती। जैसे कि जुड़वा बच्चों में कुछ अंतर होता है। जैसे दो बच्चे हैं, माता पिता के सभी बच्चे जो होते हैं वो माता पिता के गुण को निश्चित रूप से फॉलो करें या उसमें समान गुण दिखाई दे, ऐसा जरूरी नहीं है, ये बता रहे हैं। विविधता ही विकास का आधार है, ऐसा इस विभिन्नता के नियम के द्वारा बताया गया है। जुड़वा बच्चों में जैसे कि देखा जाए तो यदि जुड़वा बच्चे हैं तो दोनों का गुण समान होना जरूरी नहीं है, इसलिए ये विभिन्नता का नियम दिया गया। और दो भाइयों की ऊंचाई अलग अलग होती है। एक ही परिवार में एक बच्चा पढ़ाई में तेज तो दूसरा खेल में ज़्यादा तेज होते हैं। और इस प्रकार ये देखा जाए तो विभिन्नता के नियम में विविधता को डार्विन के विकासवाद से जोड़ा जाता है। नेक्स्ट देखें, वंशानुक्रम के नियम में तीसरा है प्रत्यागमन का नियम, जिसे प्रयागमन जो है यहाँ हो गया है, ये प्रत्यागमन का नियम है, लॉ ऑफ रिग्रेशन। याद रखिएगा, इसके प्रतिपादक है फ्रांसिस गाल्टन। यदि ज़्यादातर देखा जाए तो जिसका इस नियमों में प्रतिपादक देखने को मिलेगा उनका पूछा जाता है, इसलिए इसमें शामिल किए हैं, वो इम्पॉर्टेंट रहेगा। प्रत्यागमन का नियम किसके द्वारा दिया गया है? तो फ्रांसिस गाल्टन के द्वारा। अत्यधिक गुण या बहुत अधिक या बहुत कम अगली पीढ़ी में औसत की ओर झुक जाते हैं। जैसे समझिएगा, वंशानुक्रम का वह सिद्धांत जो बताता है कि बच्चों में गुण माता पिता की तुलना में औसत की ओर लौटते हैं। अर्थात यदि देखा जाए, इसके अनुसार बहुत प्रतिभाशाली या अत्यंत निर्बल माता पिता की संतानें पूर्णतः उन्हीं की तरह न होकर सामान्य विशेषताओं की ओर प्रवृत्त होती है, यानी चरम गुणों को धीरे धीरे सामान्यीकरण होता है। जैसे कि यदि बहुत अधिक बुद्धिमान है तो धीरे धीरे उनके जो है पुत्रों में या तो औसत हो जाएगा, या बहुत निर्बल है या बहुत जो है देखा जाए तो उसके जो बच्चे होते हैं वो बुद्धिमान भी हो सकते हैं। अर्थात जो है उनके गुण जो है देखा जाए तो औसत की ओर झुक जाना, यह प्रत्यागमन का नियम बताता है। मुख्य बिंदु की बात करें तो इसे रिग्रेशन टुवार्ड्स द मीन कहते हैं। असाधारण प्रतिभा हमेशा वैसे ही अगली पीढ़ी में नहीं जाती, संतुलन की प्रवृत्ति दिखाई देती है। उदाहरण की बात करें तो बहुत लंबे माता पिता सामान्य लंबाई की संतान, अर्थात बहुत अधिक लंबे माता पिता के जो बच्चे होते हैं वो कभी कभी सामान्य लंबाई के दिखाई देते हैं। अत्यधिक बुद्धिमान जो माता पिता होते हैं कि उनके बच्चे औसत बुद्धि की संतान देखने को मिलता है। तो इस प्रकार ये प्रत्यागमन को दिखाता है। परीक्षा तथ्य की बात करें तो यह सांख्यिकी सिद्धांत है। याद रखिएगा, ये कौन सा सिद्धांत है? सांख्यिकी सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट है अर्जित गुणों का सिद्धांत, लैमार्क थ्योरी भी कहते हैं, क्योंकि इनके प्रतिपादक, अर्जित गुणों का सिद्धांत के प्रतिपादक है लैमार्क जी, जिनका पूरा नाम है जीन बैप्टिस्ट लैमार्क। लैमार्क से याद रखिएगा, लैमार्क से ज़्यादा फेमस है। जीवन काल में अर्जित गुण संतान में स्थानांतरित होते रहते हैं, तो इसे जो है अर्जित गुणों का सिद्धांत कहते हैं। अंगों का उपयोग विकास, मुख्य बिंदु में देखा जाए तो अंगों का अनुपयोग लोभ, अर्थात यदि जिस अंग का उपयोग हो रहा है तो उसका आगे विकास होते जाता है, और जिस अंग का अनुपयोग होता है या उपयोग नहीं होता तो वो लोप हो जाते हैं। अर्जित गुण जो है आगे बढ़ते हैं।
तो यहाँ देखा जाए तो जैसे कि जिराफ की गर्दन लंबी होना, दिनों दिन ऐसा बताया जाता है कि जिराफ का जो गर्दन है वो पहले इतने लंबे नहीं थे, जो कि देखा जाए तो इस पर ज़्यादा काम किया गया, या गर्दन से देखा जाए तो पेड़ के पत्तियों को वह ज़्यादा जो है मतलब जोर लगा के जो है पाने के लिए ज़्यादा अपने गर्दन को ऊपर कर रहे थे, जिससे वो धीरे धीरे वो लंबी होते गए, अर्थात अंगों का उपयोग अर्थात विकास हुआ। लोहार के मजबूत हाथ उसके बच्चों में आना, तो ये जो है अर्जित गुणों का सिद्धांत है। आधुनिक दृष्टिकोण देखा जाए तो पूर्णतः सत्य नहीं माना गया इसको, क्योंकि देखा जाए तो जिराफ के इसमें उदाहरण दिया गया लेमार्क के द्वारा कि जिराफ का गर्दन उतनी लंबी नहीं थी जितने मतलब उसका जो है देखा जाए तो इतिहास में उतना लंबी नहीं बताया गया है। तो वह प्रयास करते करते अर्थात जिस अंग का ज़्यादा उपयोग किया, ज़्यादा जोर दिया, वह लंबी होती गई। इस अर्जित गुणों के सिद्धांत में बताया गया लेमार्क थ्योरी के द्वारा। आगे देखा जाए तो मातृ एवं पितृ पक्षों का नियम, तो इसमें क्या है, तो संतान में गुण माता और पिता दोनों से आते हैं। मुख्य बिंदु है आधे गुण माता से आधे पिता से। एक्स और वाई गुणसूत्र का योगदान, कुछ गुण लिंग निर्धारण से जुड़े होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो आंखें माँ जैसी, कद पिता जैसा। हीमोफीलिया जो रोग होते हैं वो माँ से बेटे में जाना, तो ये जो है मातृ एवं पितृपक्षों का नियम। ऐसा कहा जाता है कि कभी कभी माता नहीं होकर नाना जैसे गुण आ गया है थोड़ा बहुत, तो ये मातृपक्ष और पितृपक्षों के नियम, या दादा जैसे गुण आ जाना या दादी जैसे, तो इस प्रकार के भी इस नियम में बताया गया है कि मातृ एवं पितृपक्षों का नियम। नेक्स्ट है संयोग का नियम। संयोग का नियम क्या है, तो परिभाषा देखते हैं। गुणों का संयोजन संयोग पर आधारित होता है। संयोग क्या है, तो जीन का संयोजन संभाव्यता पर निर्भर करता है। प्रत्येक गर्भाधान एक स्वतंत्र घटना है। उदाहरण की बात करें तो 4 बच्चों में 2 गोरे 2 सांवले, अर्थात देखा जाए तो संयोग लॉ ऑफ चांस में, अर्थात सभी बच्चे जो है कुछ संयोग से 2 मतलब गोरे रंग के और 2 सांवले रंग के हुए, एक बच्चा पिता जैसा दूसरा माता जैसा, इस प्रकार का जो है संयोग का नियम में बताता है। वही बीज कोष का नियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बीज कोष का नियम, क्योंकि प्रतिपादक जी है वीजमैन। परीक्षा तथ्य की बात करें तो बीज कोष कभी नष्ट नहीं होता, अपितु यह पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। ये बीज कोष के नियम में जो मुख्य लाइन है इसे याद रखिएगा, इसलिए एग्जाम फैक्ट में इसमें हमें डाले हैं। तो बीज कोष कभी नष्ट नहीं होता, अपितु यह पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहता है। ये बीज कोष के नियम में बताता है कि जो जीन होते हैं वो कभी नष्ट नहीं होता, ये हर पीढ़ी में ये हस्तांतरित होते रहते हैं। मानव शरीर जो होते हैं वो कायिक कोष, सोमैटिक सेल्स और उत्पादक कोष से मिलकर बना होता है। जो कायिक कोष होते हैं वो शारीरिक संरचना निर्माण करते हैं, और जो उत्पादक कोष होते हैं वो वंश परंपरा। इस सिद्धांत के अनुसार माता पिता पूर्वजों से प्राप्त बीज कोष के क्या होते हैं, संरक्षक होते हैं। पूछा जा सकता है कि बीज कोष के नियम के अनुसार माता पिता का जो है वो उसका रोल क्या है, तो संरक्षक का रोल है, क्योंकि माता पिता जो है पूर्वजों के गुण को अपने बच्चों में जो है हस्तांतरित करते हैं, इसलिए उन्हें ट्रस्टीज कहा गया है। प्रयोग जो है बीज कोष के नियम में बीजमैन के द्वारा जो है चूहों पर प्रयोग किया गया। बीजमैन ने 25 पीढ़ियों तक चूहों की पूंछ काटी, लेकिन बिना पूंछ वाला चूहा कभी पैदा नहीं हुआ। शारीरिक परिवर्तन कायिक कोष अगली पीढ़ी में नहीं जाते, अर्थात इनके द्वारा देखिए बोला गया कि शारीरिक जो परिवर्तन होते हैं वो कभी भी अगली पीढ़ी में नहीं जाते। अर्थात देखिए 25 बार उन्होंने चूहों का जो है पूंछ काटा गया, 25 पीढ़ियों तक पूंछ काटा गया, लेकिन कभी बिना पूंछ वाला जो है पैदा नहीं हुआ। जैसा कि आप ऊपर देखे होंगे लेमार्क की थ्योरी में कि जो है जिस अंगों पर जो है लोप होना उपयोग नहीं करना तो वो लोप हो जाता है, और उपयोग करना वो उसका विकास होता है। तो उसके ये जो है थ्योरी को ये गलत करता हुआ। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है मेंडल के नियम, जिन्होंने मटर पर प्रयोग किए। ग्रेगर मेंडल ने मटर के पौधों पर अपने प्रयोगों के आधार पर आनुवंशिकता के 3 मूलभूत नियम प्रतिपादित किए, जो बताते हैं कि लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे हस्तांतरित होते हैं। तो इसमें 3 नियम दिए, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो इसे ज़्यादा एकदम डिटेल जाने की ज़रूरत नहीं है, हालांकि हमने इसमें तैयार किए हैं कि प्रभाविता के नियम में यदि शुद्ध लंबा पौधा और शुद्ध बौना पौधा का संकरण कराया जाता है तो एक का प्रभाव ज़्यादा होता है, सभी लंबे पौधे प्राप्त हो जाते हैं।
तो इसे प्रभाविता का नियम कहते हैं। वही इसमें बात करें पृथक्करण के नियम में, तो इसमें पृथक्करण के रूप में प्राप्त होते हैं लंबे पौधे कुछ ज़्यादा प्राप्त हो जाते हैं और कम मात्रा में बौना पौधा, जिसका जो है रेशियो 3:1 में प्राप्त होता है, तो इसे याद रखिएगा। वही स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम में इसमें स्वतंत्र रूप से प्राप्त होते हैं, तो इसमें जो है इसका रेशियो याद रखिएगा, जो अपव्यूहन में 9:3:3:1 में। इसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, इतना डीपली इसमें क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। तो इसका मुख्य रूप से मेंडल के नियम जो है वो किस पर प्रयोग किए, तो मटर के पौधों पर, और तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है गाल्टन का जीव सांख्यिकी नियम। प्रतिपादक है फ्रांसीसी गाल्टन। इन्होंने बताया कि बालक उतना ही योग्य होता है जितना उसके पूर्वज। मुख्य निष्कर्ष, वंशानुगति में योगदान, माता पिता का योगदान सांख्यिकी नियम में इसी प्रकार देखते हैं जैसे माता पक्ष से आधा और पिता पक्ष से भी आधा योगदान होता है, दोनों से मिलकर वंशानुक्रम बनता है, आधा पिता पक्ष से आधा माता पक्ष से। इस प्रक्रिया से ये वंशानुक्रम का निर्माण होता है। पूर्वजों का योगदान जो है सामूहिक रूप से इस क्रम में बढ़ता है, जैसे कि माता पिता से आधा आधा, फिर वो अगला जो है दादा दादी से 1/4 के रूप में, फिर उनके भी पूर्वज 1/8 और उनके भी पूर्वज 1/16, यह 1/16 है। इस रूप में ये जो है सांख्यिकी रूल को जो है फॉलो करता है। यहाँ देख सकते हैं माता पिता का योगदान डायग्राम के माध्यम से, और फिर जो है देखा जाए तो दादा दादी या नाना नानी, फिर उसके परदादा परदादी से या परदादा परदादी से या परनानी से, तो इस प्रकार ये जो है रेशियो आगे बढ़ते जाता है। अर्थात ज़्यादा योगदान माता पिता का, फिर उसका जो गुण है जो दादा दादी का उससे 1/4 गुना में, और वही 1/8, 1/16, 1/32, इसी रूप में वो जो है योगदान होता है पूर्वजों का। नेक्स्ट अब देखेंगे आनुवांशिक विकार, जिसमें 2 प्रकार के देखेंगे, मेंडली विकार और दूसरा क्रोमोसोमीय विकार। मेंडली विकार क्या होता है? ये लिंग संलग्न रोग होते हैं, जो देखा जाए तो माता वाहक होते हैं या पिता, ज़्यादातर तो माता वाहक होते हैं। और ये क्रोमोसोमीय विकार जो है गुणसूत्र संबंधी विकार होते हैं, जिसमें मेंडली विकार में जो लिंग संलग्न विकार है मुख्य रूप से हीमोफीलिया, जिससे प्रश्न बनते देखा है, वर्णांधता से, फिनाइल कीटोन्यूरिया, और वही जो है थैलीसीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस। तो ये कुछ मुख्य मेंडली विकार है जो लिंग संलग्न विकार है, जिस मुख्य रूप से ज़्यादातर क्वेश्चन बनते देखा हुआ है आप लोगों ने, हीमोफीलिया, वर्णांधता, थैलीसीमिया। वही क्रोमोसोमीय विकार में डाउन सिंड्रोम का नाम बहुत अच्छे से सुने होंगे, जिनके खोजकर्ता लैंगडम डाउन है, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। आइए इनमें से जो मुख्य है, जैसे कि हीमोफीलिया, तो हीमोफीलिया क्या है? तो यह लिंग संलग्न अप्रभावी विकार है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। यह लिंग संलग्न अप्रभावी विकार है। हीमोफीलिया एक रक्तस्राव संबंधी आनुवांशिक विकार है। इसमें रक्त का थक्का, क्लॉट समान रूप से नहीं बनता, अर्थात इसमें देखा जाए तो कहीं कट गया, शरीर में चोट आ गया, तो यह इसमें रक्त जो है निकलते रहता है। ज़्यादातर आप देखे होंगे कि आपका कहीं पर लगा रक्त निकलते निकलते कुछ टाइम बाद यदि आप वहाँ पर को दबाए रहेंगे तो कुछ समय बाद वो अपने आप वह जो है रक्त का बहना बंद हो जाता है। लेकिन जो हीमोफीलिया के विकार से ग्रसित होते हैं उनका जो है बहुत अधिक टाइम तक रक्त का जो है बहना जारी रहता है, जल्दी थक्का नहीं बनता। तो यह हीमोफीलिया का मुख्य गुण है, गुण या विकार कह सकते हैं। इसका कारण रक्त के क्लॉटिंग फैक्टर की कमी होती है। छोटी सी चोट से भी रक्तस्रावण बंद नहीं होता। वाहक जो होते हैं वो माता होते हैं। विषम युग्मजी से पुत्रों में संक्रमण, याद रखिएगा, जैसे कि माता जो वाहक होते हैं लेकिन विकार से ग्रसित होंगे सिर्फ पुत्र। याद रखिएगा, माता में वाहक जो है पुत्र में जाएगा तो पुत्र को यह विकार जो है अधिक ग्रसित करेगा, अर्थात पुत्र जो है ज़्यादा प्रभावित होता है या पुत्र ही प्रभावित होता है, ऐसा कह सकते हैं। इसलिए इसे विषम युग्मजी कहा गया है, माता से पुत्र में संक्रमण। यह एक एक्स लिंक्ड अप्रभावी विकार है। याद रखिएगा, एक्स लिंक्ड अर्थात माता का क्योंकि माता से पुत्र में जाता है इसलिए इसे एक्स लिंक्ड अप्रभावी विकार कहा गया है। महारानी विक्टोरिया तथा उनके अनेक वंशज हीमोफीलिया से ग्रस्त से, तो इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। यह भी एक लिंग संलग्न अप्रभावी विकार है। डाल्टनिज्म वर्णांधता का दूसरा नाम है, याद रखिएगा, क्योंकि इसका जो खोज करता है वो डाल्टनी जी हैं।
और वर्णांतता का दूसरा नाम है ये। इसका नाम वैज्ञानिक जॉन डाल्टन के नाम पर पड़ा, इसलिए इसे डाल्टनिज्म भी कहते हैं वर्णांधता को। वर्णांध व्यक्ति लाल व हरे रंग में विभेद नहीं कर पाता, इसे भी याद रखिएगा, स्पेशली क्योंकि कलर भी पूछ दिया जाता है। वर्णांध व्यक्ति किस किस रंग में किस किस रंग में विभेद नहीं कर पाता, तो वो है लाल और हरा। वही इसका प्रमुख कारण रेटिना की शंकु कोशिकाओं की कमी या दोष होता है। यह एक एक्स्ड लिंक्ड अप्रभावी विकार है, अनुवांशिक विकार है, जो कि ये भी माता से माता इसके वाहक होते हैं। वही इसमें लगभग 8% पुरुषों में, जबकि यह 0.4% स्त्रियों में यह विकार उपस्थित होता है। याद रखिएगा, वर्णांधता के वाहक भी सामान्यतः माता महिला होते हैं, जो कि पुत्रों में ज़्यादा प्रभावी होता है। वही नेक्स्ट देखें थैलेसीमिया। थैलेसीमिया भी एक आनुवांशिक रक्त विकार है, जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर। यह एक वंशानुगत रक्त रोग है जिसमें हीमोग्लोबिन का निर्माण असामान्य होता है। इसका कारण हीमोग्लोबिन बनाने वाले जीन में उत्परिवर्तन है। इसके मुख्य 2 प्रकार हैं, अल्फा और बीटा थैलेसीमिया। लक्षणों में थकान, कमजोरी, पीली त्वचा और धीमा विकास इसमें शामिल है। याद रखिएगा, पीली त्वचा और धीमा इसका मुख्य लक्षण है। यह एक ऑटोसोमल अप्रभावी विकार है। निदान की बात करें तो रक्त परीक्षण जैसे सीबीसी, हीमोग्लोबिन वैद्युतकरण संचलन और आनुवांशिक परीक्षण द्वारा होता है। उपचार में नियमित रक्त आधान और आयरन कैलेशन थेरेपी शामिल हो सकती है, अर्थात नियमित इन पर ब्लड चढ़ाया जाता है, ब्लड का इनको ज़रूरत पड़ते रहता है, और आयरन कैलेशन थेरेपी इसमें शामिल होते हैं। रोकथाम के लिए वाहक स्क्रीनिंग और आनुवांशिक परामर्श इसमें महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार ये थैलेसीमिया भी है जो आनुवांशिक रक्त विकार है। मुख्य रूप से इतना डिटेल तो नहीं पूछा जाएगा कि जो इसमें आप देखें, फिर भी आप पढ़ रहे हैं तो थोड़ा डिटेल ही पढ़िए। तो इसमें यह मुख्य रूप से ये याद रखिएगा कि थैलेसीमिया क्या है, एक आनुवांशिक विकार है जो रक्त विकार है। नेक्स्ट है डाउन सिंड्रोम। तो डाउन सिंड्रोम क्या होते हैं? खोज लैंगडम डाउन के द्वारा 1866 में किया गया। कारण है 21वें जोड़े में एक अतिरिक्त गुणसूत्र या वंशसूत्र आ जाना। 21वें जोड़े में प्रभावित व्यक्ति में कुल 47 वंशसूत्र हो जाते हैं। जो 46 गुणसूत्र होते हैं वो क्या हो जाते हैं? 47 एक बढ़ जाता है, क्योंकि 21वें जोड़े में एक अतिरिक्त गुणसूत्र शामिल हो जाते हैं। मुख्य लक्षण की बात करें तो छोटा कद, गोल सिर, चौड़ा चपटा चेहरा, जिभ में खांच, आंशिक रूप से खुला मुंह। इस प्रकार ये डायग्राम से देख सकते हैं कि गोल सिर, चौड़ा चपटा चेहरा, जिभ में खांच, खुला मुंह, आंशिक रूप से, तो ये डाउन सिंड्रोम के लक्षण हैं। तो डाउन सिंड्रोम भी क्या है? एक गुणसूत्र वाला, क्रोमोसोम वाला विकार है। टर्नर सिंड्रोम की बात करें तो टर्नर सिंड्रोम क्या होता है? मुख्य लक्षण एवं कारण देखें तो क्रोमोसोम का अभाव। इस विकार में एक एक्स क्रोमोसोम की कमी होती है। अंडाशय अल्पवर्धित या नारी के रूप में, प्रभावित नारी में अंडाशय का पूर्ण विकास नहीं हो पाता। इससे बांझपन, इस सिंड्रोम से ग्रसित नारी बांझ होती है, अर्थात उनमें देखा जाए तो अंडाशय का पूर्ण विकास नहीं हो पाता, अर्थात उनमें बांझपन पाया जाता है। वो फर्टिलाइजेशन के लिए उसमें गुण नहीं होती। द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का अभाव, नारी में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का अभाव होता है। याद रखिएगा, चित्र में आप देख सकते हैं टर्नर सिंड्रोम, इसमें छोटा कद और अल्प विकसित मादा लक्षण दिखाई देते हैं। तो ये टर्नर सिंड्रोम है, जो कि ये भी क्रोमोसोम संबंधी विकार है। वही क्लाइफेल्टर सिंड्रोम, इसकी बात करें तो जैसे कि ऊपर आप देखे हैं तो अल्प विकसित मादा है, तो ये अल्प विकसित पुरुष है। उसमें मादा में कुछ देखा जाए तो उसमें पूरा मादा का गुण नहीं हो पाता, जो कि एक एक्स गुणसूत्र की कमी होती है। उसी प्रकार इसमें एक गुणसूत्री विकार जो पुरुषों को प्रभावित करता है, इसमें जिसमें कम से कम एक अतिरिक्त गुणसूत्र मौजूद होता है, उसमें एक एक्स गुणसूत्र की कमी हो जाती है, तो इसमें एक एक्स गुणसूत्र ज़्यादा हो जाती है, अतिरिक्त हो जाती है। मुख्य कारण एवं गुणसूत्र की बात करें तो इसमें एक्स और वाई गुणसूत्र, अर्थात 47 XXY सामान्य पुरुष, 46 XY के बजाय प्रभावित व्यक्ति में कुल 47 गुणसूत्र होते हैं, जिसमें एक अतिरिक्त एक्स गुणसूत्र होता है। सामान्यतः XY होना चाहिए, जो कि एक एक्स और आ जाते हैं।
मुख्य लक्षण की बात करें तो अल्प विकसित वृषण, इसमें वृषण जो होते हैं वो छोटे होते हैं या पर्याप्त मात्रा में पुरुष हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन नहीं करते हैं, अर्थात जो इसके जो वृषण होते हैं वो पर्याप्त मात्रा में हार्मोन्स का उत्पादन नहीं करते, पुरुष हार्मोन्स जो टेस्टोस्टेरोन है उसका उत्पादन नहीं कर पाते, क्योंकि यह जो वृषण होते हैं वो छोटे होते हैं। वही बांझपन, ये पुरुष बांझपन कह सकते हैं। इनफर्टिलिटी, शुक्राणु उत्पादन में कमी या अनुपस्थिति के कारण प्रजनन क्षमता प्रभावित होती है। वही गायनेकोमास्टिया, पुरुषों में स्तनों का असामान्य विकास, पुरुषों में देखा जाए तो हल्का हल्का जो है मतलब स्तनों का विकास देखने को मिलता है। तो लैंगिक विकास में कमी, चेहरे और शरीर पर बाल कम उगना, आवाज़ का कम भारी होना, शारीरिक बनावट अक्सर सामान्य से अधिक लंबा कद और लंबे हाथ पैर, ये देख सकते हैं। क्लाइनफेल्टर जो सिंड्रोम है, एक पुरुष जिसमें लंबे अंग, छोटे वृषण और स्तनों का विकास जो है दिखाई देता है। साथ ही इसमें कितने होते हैं, 47 गुणसूत्र होते हैं। इसमें XY जो गुणसूत्र होना चाहिए उसके जगह में एक X और आ जाते हैं। तो ये जो है देखा जाए तो ये पुरुष में हल्का हल्का जो है महिला जो है कुछ देखने को मिलता है, इसलिए इसे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो है एक गुणसूत्र क्रोमोसोम संबंधी विकार है। इस प्रकार ये जो है देखा जाए तो ये आनुवांशिकता, थोड़ी लंबी वीडियो हुआ होगा, देखा जाए तो इसमें पूरी बातें आ जाए, इनसे सभी से क्वेश्चन बनता है कि वंशानुक्रम संबंधी विकार है, क्रोमोसोम संबंधी विकार है, उसमें कितने क्रोमोसोम होते हैं, तो उसमें क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होते हैं। तो ये सभी बातें को अच्छे से याद रखिएगा और ये प्रश्न पूछा जाता है। अगला जो वीडियो होगा इसका वातावरण में देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत अधिक लंबी हो रही है। वातावरण इसका नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।